एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 12 जनवरी का क्वेश्चन पेपर। ओके, इससे पहले 10 और 11 का पेपर हो चुका है। ये 12 जनवरी का पेपर जिसने नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में से देख सकता है। और जो फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। ओके, तो ये इन्वायरमेंटल स्टडी का पेपर है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पूर्व काल से भारत में उगाए जाने वाली सब्जी बताइए। मतलब ये ऐसी सब्जी का नाम बताना है आपको जो बहुत प्राचीन काल से ही हम हमारे इस्तेमाल में ले रहे हैं। ओके, आलू टमाटर, पत्ता गोभी, आम और आम, केला या फिर मटर और केला। ओके, तो हम प्राचीन काल से ही जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब्जी का नाम है आम और केला। वो जो फ्रूट का नाम है वो क्या नाम, उसका नाम है आम और केला। ठीक है, केले की सब्जी भी बनती है, कच्चा आम होता है उसका ही मुरब्बा वगैरह बनता है, तो इसलिए सब्जी में भी काउंटिंग करेंगे और फल में भी काउंटिंग करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 वाला। एलेक्स केरल में रहता है, वो अपने घर के आंगन में निम्नलिखित में से क्या उगाता होगा। ठीक है, तो एक बच्चा है एलेक्स नाम का और वो केरल में रहता है, तो वो अपने आंगन में क्या उगाएगा। नारियल एवं टेपियोका, टेपियोका एवं सरसों, नारियल एवं कमल या फिर सरसों एवं चावल। तो क्या उगाएगा वो अपने आंगन में, नारियल एवं टेपियोका उगाएगा। ओके, क्योंकि वो कहाँ का रहने वाला है, केरला का, तो केरला में नारियल भी सबसे ज़्यादा खाया जाता है और टेपियोका जिसको साबूदाना कहा जाता है वो भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में लिया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 63 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। जंतु कीड़े जो अपने समूह के अन्य सदस्यों को गंध से ढूंढते हैं। ठीक है, तो ऐसे कीड़ों के बारे में बताना है आपको या ऐसे जंतु के बारे में बताना है जो अपने समूह को ना गंध के माध्यम से सूंघते हैं। गंध, ओके, स्मेल के माध्यम से। तो बाज पक्षी, चमगादड़, चील, रेशम का कीड़ा, चींटी मक्खी, रेशम का कीड़ा, मधुमक्खी, चमगादड़ या फिर कुत्ता। ओके, तो सही आंसर क्या है इसका, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। कि देखिए, जो रेशम का कीड़ा है और जो चींटी है और सॉरी मक्खी, पर मक्खी तो स्मेल से नहीं सूंघती है, राइट। तो आपका 63 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, चींटी, मधुमक्खी और रेशम का कीड़ा। ये जो तीनों है ना वो अपने स्मेल से ही अपने आने वाले जो उनका जो समूह होता है, उनको जो पार्टनर होते हैं उनको वो सूंघ लेता है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 वाला। शबाना जो है वो अपने पिताजी को यातायात के लिए खनिज तेल आधारित ईंधनों की बचत के लिए सुझाव देती है। ओके, और उसके पिताजी खुशी खुशी उसकी स्वीकृति देते हैं। वे निम्न में से किन साधनों को जानने के लिए प्राथमिकता देंगे। कार एवं मेट्रो रेल, बस एवं मेट्रो रेल, साइकिल एवं मेट्रो रेल या फिर साइकिल एवं मेट्रो रेल। तो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता वो किसको देंगे, मतलब कौन से चीज़ को इस्तेमाल करेंगे अगर उन्हें जो भी खनिज तेल से रिगार्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं उनको बचाना है, तो किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे वो। तो क्या होगा, साइकिल एंड मेट्रो रेल। ठीक है, अगर साइकिल से भी अगर उसके पिताजी जाते हैं तो भी वो खनिज तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे और मेट्रो रेल से जाएंगे तभी इसका बचत होगी, क्योंकि एक इंसान की तो बचत होगी ना, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65 वाला। समर को एक प्रोजेक्ट के लिए ऐसे खाद्य सामग्री को चुनना था जो पौधों से न लिया गया हो। ओके, मतलब ऐसी सामग्री उसको इस्तेमाल करना है जो पौधे से नहीं मिलेगी उसको। ओके, समर हैज़ टू सिलेक्ट फूड आइटम विच आर नॉट प्लांट बेस्ड फॉर अ प्रोजेक्ट ही विल चूज़। क्या चूज़ करेगा वो, जो उसे पौधों से नहीं मिल रहा है। तो कॉमन सेंस की बात है। देखो यहाँ पे
दूध, अंडे और भुट्टा दिया। तो भुट्टा जो है वो तो मिलता है ना, पेड़ पौधों से ही आता है। दूध, शहद और अंडे, ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करेगा वो अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि ये पौधों से नहीं आता है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर मेड बाय अ ब्लैकस्मिथ। मतलब कि एक लोहार निम्न में से किन चीज़ों को बनाता है। किन चीज़ों को बनाता है एक लोहार? मिट्टी का मटका, ईंट, या फिर कुल्हड़, खुरपी, आरी, कुल्हड़, या फिर अंगूठी, आरी, चूड़ी, या फिर कुल्हाड़ी, ईंट और चूड़ी। ओके, तो एक लोहार क्या बनाता है, तो आपको ना उसके नाम से ही समझ में आ जा रहा होगा कि लोहार का मतलब क्या होता है, जो लोहे का सामान बनाता है। राइट, सो करेक्ट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्योंकि जो खुरपी, आरी या जो कुल्हाड़ी होती है वो लोहे की होती है और वो लोहार ही बनाता है। ठीक है, मिट्टी का बर्तन बनाने वालों को क्या बोलते हैं? कुम्हार बोलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67 वाला। एक माँ को अपने बेटे के लिए घर के अंदर खेले जाने वाले खेलों को चुनना है। ठीक है, कि बच्चा मेरा घर से बाहर ना जाए, घर के अंदर ही खेले, क्योंकि वह बाहर नहीं जा सकता। तो वह इनमें से चुनेगी, कौन सा खेल चुनेगी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा जो है वो बाहर नहीं जा सकता है किसी भी कारणवश। ठीक है, तो बैडमिंटन, बैडमिंटन के लिए तो घर के बाहर जाना ही पड़ेगा। राइट, कैरम बोर्ड या फिर शतरंज या ताश, टेनिस, शतरंज या स्टैपू, छुपन छुपाई में भी बाहर जाना पड़ेगा बच्चे को। टेनिस के लिए भी बच्चे को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि घर पे इतना बड़ा हम लोग अरेंज नहीं कर सकते। राइट, सो ऑप्शन नंबर 2 जो है कैरम बोर्ड, कैरम बच्चा घर में बैठे बैठे खेल सकता है। शतरंज खेल सकता है वो हाथी घोड़ा वाला, और ताश भी खेल सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है 67 के लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट हैज़ अ कोस्ट विथ अरेबियन सी। तो ये क्वेश्चन तो लाखों बार आ चुका है कि अरेबियन सी जो है उसके कोस्टल एरियाज़ में कौन से स्टेट्स आते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, केरला, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, महाराष्ट्र। देखो उड़ीसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि उड़ीसा तो यहाँ पे आता है। राइट, इसके बाद कर्नाटका, तेलंगाना और गुजरात। तो क्या इसका आंसर है? 67 का सही आंसर 68 का सही आंसर क्या हो जाएगा? केरला, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र भी यहाँ पे आता है। इसके बाद तमिलनाडु, केरला उसके नीचे, और इसके बाद यहाँ पे तमिलनाडु। राइट, जो उड़ीसा है हमारा इधर आएगा, जो आंध्र प्रदेश है वो हमारा इस तरफ आएगा, तेलंगाना भी हमारा बे ऑफ बंगाल की तरफ आएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। सॉरी, चलो लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 69 वाला। ग्रेगर मंडल जो है मटर के पौधे पर प्रयोग के कारण प्रसिद्ध थे। ठीक है, अगर मूल पीढ़ी में मटर के पौधों के बीज हरे और पीले हो, तो अगली पीढ़ी के मटर के बीज के बारे में उनका क्या प्रेक्षण था, मतलब उनकी क्या नॉलेज क्या था कि अगर जो स्टार्टिंग के जो बीज है वो हरे पीले हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन वाली बीज कैसी होंगी, उनके बारे में उन्होंने क्या बोला। उन्होंने क्या बोला? सभी पौधे में हरे और पीले मिश्रित रंग के बीज थे, ज़्यादातर पौधे में पीले बीज थे, ज़्यादातर पौधे में हरे रंग के बीज थे, या सभी पौधों में पीलापन लिए हुए हरे बीज थे। तो क्या है इसका आंसर? देखिए, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2, ज़्यादातर जो पौधे थे उसमें पीले बीज थे। ओके, कैसे बीज थे? पीले बीज थे। सो मोर प्लांट्स वर हैविंग येलो सीड्स। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 70 वाला।
विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर। वाटर में कौन सी चीज़ जो है वो घुल जाती है, वो आपको बताना है। दूध, चीनी, शहद, तारपीन, नींबू का रस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, नमक या फिर साबुन, या चीनी, सिरका या फिर नमक। ओके, तो कौन सा आंसर सही होगा? मिट्टी का तेल। देखो, तेल जो भी होता है ना वो पानी में कभी भी नहीं मिक्स होता। इधर भी पेट्रोल है तो ये भी नहीं मिक्स होगा। ठीक है, तो देखो चीनी, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट। चीनी, सिरका और नमक, ये जो तीन चीज़ें हैं वो पानी में क्या हो जाएंगी? डिज़ोल्व हो जाएंगी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। चलो देखते हैं 71 वाला क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर यूज ट्रेडिशनली टू हार्वेस्ट रेन वाटर इन आवर कंट्री इज। मतलब पानी को बचाने के लिए या पानी का जल संग्रहण करने के लिए हमारे देश में उपयोग की जाने वाली डैश संरचना है। मतलब पानी को बचाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ट्यूबवेल, बावड़ी, बोरवेल या फिर हैंडपम्प, क्या इस्तेमाल होता है? तो हम लोग पानी को बचाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? बावड़ी इस्तेमाल करते हैं। ओके, बावड़ी जो होते हैं ना, तालाब जैसा होता है, वो इस्तेमाल करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 72 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फॉर एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवलिंग इन स्पेसशिप। जो अंतरिक्ष यान में यात्रा करने हेतु अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में निम्न में से क्या सही है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो पानी के नल से वे सीधे पानी पीते हैं, बिल्कुल गलत। डाइनिंग टेबल पर बैठकर वे खाना खाते हैं, बिल्कुल गलत। एक जगह पर टिक कर रहने के लिए वे अपने आप को बेल्ट से बांधते हैं, ये सही है। खड़े रहकर तैरते हुए वे सोते हैं, यस। तो देखिए एकदम सही आंसर क्या है 72 के लिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 73 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स इज अ पैरा एथलीट हु इज अ सिंबल ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। मतलब कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा एक पैरा एथलीट है जो धैर्य और दृढ़ निश्चित के प्रतीक है? ठीक है, पैरा एथलीट्स के बारे में आपको बताना है। नीरज चोपड़ा है या लवलीना बोरगोहेन है या साक्षी मलिक है या दीपा मलिक है? क्या है आंसर 73 का? तो देखिए 73 का आंसर हो जाएगा आपका दीपा मलिक। ओके, दीपा मलिक जो है वो पैरा एथलीट है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 74 वाला। नागरकोइल एक्सप्रेस लेफ्ट अहमदाबाद एट, ये वाला क्वेश्चन अंत में करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 वाला। हरप्रीत वेंट ऑन अ ट्रिप विथ फैमिली टू पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र एंड कलेक्ट आर्ट वर्क फ्रॉम दो स्टेट्स। आइडेंटिफाई हरप्रीत्स कलेक्शंस फ्रॉम ऑप्शंस बिलो। तो ये कौन से कलेक्शंस को इकट्ठा करेगी वो आपको बताना है। ओके, जो हरप्रीत है ना वो अपने परिवार के साथ पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र की एक यात्रा पर गई थी। ठीक है, और उन राज्यों के कला कार्यों को उसने संग्रह किया है। तो हरप्रीत के संग्रह को नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको चुनना है। इसने कौन सी चीज़ें लिए होंगे? पट्टचित्र, कलमकारी, मधुबनी, फूलकारी, कलमकारी, मधुबनी, कलमकारी, पट्टचित्र, वर्ली या फिर फूलकारी, मधुबनी और वर्ली। क्या क्या उठाया होगा उसने? क्योंकि वो कहाँ कहाँ गई है? महाराष्ट्र गई है, बिहार गई है और पंजाब गई है। ठीक है, तो हमको पता है कि महाराष्ट्र में तो वर्ली पेंटिंग फेमस होती है और बिहार की क्या फेमस होती है? मधुबनी। राइट, तो कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की बात है
कि वो महाराष्ट्र गई होगी तो उसने वारली पेंटिंग लिया ही होगा, राइट। तो इन दोनों में से एक आंसर होगा हमारा। इसके बाद उसमें बिहार भी गई थी, तो बिहार जाएगी तो मधुबनी पेंटिंग लेगी, तो ये और ये तो कॉमन सेंस की बात है। हमारा ऑप्शन नंबर जो 4 है वो सही है, ठीक है। और जब वो पंजाब गई होगी तो उसने फूलकारी चित्रकला लिया होगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। तो इस प्रकार से आप कॉमन सेंस लगाकर भी अपने क्वेश्चंस को सही कर सकते हो, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अ न्यू बॉय फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेट जॉइन्स योर क्लास विच predominantly has local students. You want to use this an opportunity to teach student about adaptation. तो देखो ये क्वेश्चन ना बार बार आया हुआ है, ओके, कि आपके क्लास में एक बच्चा है तो जो दूसरे कंट्री से आया हुआ है, तो सारे बच्चे जो है इसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो किस प्रकार से आप उनको डील करोगे, ओके। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय छात्रों को नए छात्र के साथ अपने स्कूल के नियमों को साझा करने के लिए कहेंगे। नियम थोड़े सिखाएंगे हम बच्चों को, राइट। जब बच्चे चिढ़ा रहे हैं तो ये पहले ही गलत हो जाएगा। कक्षा में नए छात्र के जीवन में विभिन्न परिवर्तनों और उसमें उन्हें कैसे संभालना के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा भी नहीं करना, ये भी गलत। कक्षा को बताएं कि नए छात्र के लिए समायोजन करना कितना कठिन है और उन सभी को उसकी मदद कैसे करनी चाहिए। नए छात्र से कहें कि वह कक्षा को उसके पुराने स्कूल के नियमों के बारे में बताए, ये भी गलत। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा कि टीचर क्या बोलेगी बच्चों को कि भाई ये खुद ही दूसरे प्लेस से आया हुआ है तो उसे एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे थोड़ा समय देना चाहिए, उसकी हमें मदद करनी चाहिए, ठीक है। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 वाला। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित करती है कि बिना बोले संचार किया जा सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन भी देखो, ये वाला क्वेश्चन भी 10 में भी आया था, 10 जनवरी 11 जनवरी में भी आया है और आज है 12 जनवरी, और ये क्वेश्चन 12 जनवरी को भी आया है। तो चैट में जो GIF होता है ना, GIF, इसके हेल्प से हम लोग बिना कुछ टेक्स्ट किए, बिना कुछ बातें किए, बिना कुछ आवाज़ किए बातें कर सकते हैं, ठीक है। तो 77 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 78 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 78 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज मोस्ट क्लोजली अलाइन विद द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। ये वाला क्वेश्चन भी लगता है सीधे का सीधा ही उठा दिया गया है, ओके। ऐसा ही लग रहा है कि पूरा का पूरा ऐसे ही उठा दिया गया है। बच्चा जो है ना, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है, ओके। मतलब संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है, ऐसा कौन सा अभ्यास आप बच्चों को दोगे कि बच्चा जो है ना कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग करेगा, ठीक है। तो ये वापस से पूछा गया था, इसमें बच्चा ड्राइंग बनाने को देंगे या अंतर समझाने के लिए कहेंगे या चार्ट बनाने के लिए कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। बच्चा जो है कंस्ट्रक्टिविस्ट थिंकिंग कम करेगा जब वो नदी के पानी के रंग से पहचानेगा कि जो पानी है वो कितना ज़्यादा प्रदूषित है, ठीक है। तो इसमें क्या बच्चा खुद एक्टिव होके करेगा ना, ये चित्र बनाना, अंतर समझाना, चर्चा करना, ये सब काम की एक्टिविटीज़ नहीं होती है। जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व रहता है वो वाली एक्टिविटी सबसे बढ़िया होती है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट, ओके। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट्स इंगेजिंग इन एक्टिव लर्निंग। ये तो वापस से सेम वही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सक्रिय शिक्षण में व्यस्त छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। मतलब ऐसा टॉपिक, ऐसा कौन सा उदाहरण आप लोगे बच्चों के लिए, जैसे बच्चा जो है ना सबसे ज़्यादा व्यस्त रहे, ठीक है, और सबसे ज़्यादा एक्टिव भी रहे,
वो कौन सा एग्जाम्पल रहेगा बताइए। छात्र जोड़ियों में पारंपरिक शिल्प के पतन के शिल्पकारों की आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करेंगे, या फिर शिक्षक द्वारा विषय का परिचय देने के बाद छात्र जो है पाठ्य पुस्तक से मधुमक्खी के छत्ते की संरचना बनाते हैं, या जोड़े में छात्र ईवीएस पाठ्य पुस्तक में वर्णित पत्तियों के विभिन्न रंगों की सूची बनाते हैं, या एक पाठ के पूरा होने के बाद छात्र कुछ परिभाषा शब्दों की परिभाषाएं लिखते हैं। तो ये लिखना विखना तो नहीं होता है, ठीक है। तो 70 अंक का सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो सबसे अच्छा उदाहरण रहेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स इन पेयर डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स ऑन द लाइवलीहुड ऑफ द क्राफ्ट पर्सन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 80 वाला। पानी की उपलब्धता पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य होगा, ठीक है। मीन्स व्हाट वुड बी एन ऑथेंटिक टास्क विद रिस्पेक्ट टू अ लेसन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ये भी क्वेश्चन सेम है, कहीं मैं आपको सेम पेपर तो वापस सॉल्व नहीं करवा रही हूँ। तो वाटर को किस प्रकार से बचाया जा सकता है उसके बारे में आपको बताना है, एक अच्छा एग्जाम्पल बताना है, ओके। छात्रों को अपने परिवार के साथ चर्चा कर पानी के संरक्षण के लिए कुछ आदतें बदलने के लिए कहना। छात्र को एक लघु संचाली सिंचाई प्रणाली बनाने के लिए कहना जो ये दर्शाए कि किसान पानी पर अधिक कुशलता से उपयोग कर सकते हैं। पानी के जो स्रोत पीने के लिए उपयोग नहीं है उन पर चिपकने के लिए स्टिकर बनाना। स्टिकर तो हमें बोलना ही नहीं है, राइट। स्थानीय नगर निगम द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले पानी की शुद्धता का परीक्षण करने के लिए एक संकेतक बनाना। तो ये भी नहीं करना है, ठीक है। किस प्रकार से बचाया जा सकता है पानी को, जब बच्चा जो है अपने परिवार के घर के साथ ही बैठकर चर्चा करेगा कि आप लोग कितना पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा हम कम पानी के इस्तेमाल से भी अपना डेली मर्रा का जो रोज़मर्रा का काम है उसको हम कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा वो सही होगा, ठीक है। और ये सारे एक्टिविटीज़ तो है वापस पूछे हुए एक्टिविटीज़ ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जो है ना बहरेपन और गूंगापन की अक्षमता और बिना बोले संवाद कैसे करें इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एक बच्चा पूछता है हम सब बोल सकते हैं तो हम इसे ईवीएस में क्यों पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम ईवीएस में इस पाठ को सीखने के प्रयोजन का सबसे अच्छा वर्णन होगा, ठीक है। मतलब हम लोग ऐसे क्लास चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि बच्चा बोल नहीं सकता, बच्चा सुन नहीं सकता, ठीक है। तो ये बच्चा बोल रहा है जब हमको, तो हम तो बोल भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा होगा। कुछ लोग आप सभी से अलग हैं, उनके पास चुनौती है जहाँ वे सुन या बोल नहीं सकते, तो आपको ये समझने की आवश्यकता होगी कि उन्हें दिव्यांग क्यों माना जाता है। हम सभी की अलग अलग क्षमताएं और बाधाएं होती है। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहाँ वे सुन या बोल नहीं सकते। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि उनके साथ कैसे संवाद किया जाए और समावेशी कैसे बने, ठीक है। चलिए थर्ड देख लेते हैं। कुछ लोगों के पास चुनौती होती है जहाँ वे सुन या बोल नहीं सकते। जब आप उनके साथ बातचीत कर रहे हो तो आपको सावधान या सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये तो हम गलत चीज़ सिखा रहे बच्चों को, राइट। ऐसा कभी भी नहीं करना है। आप में से कुछ लोग बड़े होकर डॉक्टर बनना चाह सकते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्या और शारीरिक चुनौतियों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। ये भी गलत है, राइट। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना एकदम सही है कि सब में अलग अलग क्षमताएं होती हैं, बाधाएं होती है, सब में कुछ चुनौतियां भी होती हैं। किसी में कोई बच्चा सुन सकता है, कोई बच्चा बोल सकता, सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। तो हमें सबको साथ में मिलकर चलना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना वो सही है 81 के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 82 वाला। अजेरा और शाहमीर ग्लोब पर विश्व के विभिन्न बिंदुओं को देख रहे हैं। शाहमीर जो है ना देखिए ये है अमेरिका, अफ्रीका, अरे अंतरिक्ष कहाँ है। अजरा बोलती है आकाश, तारे, सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिक्ष में है। शाहमीर बोलता है हाँ मुझे पता है, सुनीता विलियम्स एक अंतरिक्ष यान में गई थी सॉरी,
मैंने टीवी पर देखा कि वह वहाँ से धरती को देख सकती है। अजरा बोलती है, जी हाँ, वहाँ से धरती इस ग्लोब जैसी नजर आएगी। उपरोक्त पाठ का उपयोग कक्षा 5 के छात्रों को अंतरिक्ष की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो है ना वो शामिर के प्रश्न को हल करने में मदद करेगा। ठीक है, तो शामिर के जो प्रश्न है उसको हल करने के लिए कौन सा प्रश्न मदद करेगा उसको। ठीक है, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारों के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? अगर आपको सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाना पड़े तो आप कैसे जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि अंतरिक्ष खाली है और आप मानते हैं कि इसमें कुछ है? आप गत्ते का उपयोग करके अंतरिक्ष का 3D मॉडल कैसे बनाएंगे और उसे ग्लोब कहेंगे? तो सही क्वेश्चन क्या है, किसके वजह से बच्चा जो है ना सीख पाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो 1 है, यदि आप सूर्य, चंद्रमा और तारे के कटआउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहाँ रखेंगे? इस क्वेश्चन के माध्यम से बच्चा जो है अपना डाउट को क्लियर करेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 83 वाला। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य नदी पर बनाए गए बांध विषय के लिए विशिष्ट मापने योग्य प्राप्य है? छात्रों को पता चलेगा कि नदियाँ पर बांध कैसे बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है? फॉर द टॉपिक डैम बिल्ट ऑन रिवर, विच ऑफ दिस इज अ स्पेसिफिक, मेजरेबल एंड अटेनेबल लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? छात्र जो है ना उन नकारात्मक प्रभावों को सूचीबद्ध करेंगे जिनका बांधों के निर्माण के दौरान मानव बस्तियों को सामना करना पड़ा। मात्र बांध की नींव के लिए किए गए निर्माण कार्य का उदाहरण देंगे, या फिर जब बांध उनके जीवन को प्रभावित करते हैं तब छात्र जो है ना स्थानीय बस्तियों की वकालत करने में मदद करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 83 का ऑप्शन नंबर 2 जो है ना कि छात्र उन नकारात्मक प्रभावों के सूचीबद्ध करेंगे जिसका बांध के दौरान निर्माण के दौरान मानव बस्तियों का सामना करना पड़ा। सो ऑप्शन नंबर 2 जो है ना सही है। चलिए देखते हैं 84 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ओके, आप आगामी प्रदर्शनी के लिए प्रोजेक्ट बनाते हुए अपनी कक्षा में 15 चार्ट पेपर लाए हैं। ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट बनाने के लिए 15 चार्ट पेपर लाए हैं ताकि छात्र जो है प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका प्रयोग कर सकें। तो आपने छात्रों से कहा कि चार्ट पेपर समाप्त होने के बाद उन्हें नए चार्ट पेपर नहीं दिए जाएंगे, तो इसलिए उन्हें चार्ट पेपर का प्रयोग किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के संरक्षण पर विचार करने में सबसे कम मदद करेगी जिसकी मात्रा सीमित है? ओके, मतलब बच्चों को पहले से बोल दिया गया है कि ये जो चार्ट पेपर है वो कम है और जितना दिया गया है उतने में ही आपको करना पड़ेगा अपना। तो कैसे करेंगे? सबसे कम मदद करेगी कौन सी विचार जो है सबसे कम मदद करेगी वो आपको बताना है। ठीक है, तो 84 का आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिन्हें चार्ट पेपर की आवश्यकता नहीं है और वे अभी भी विज्ञान प्रदर्शनी के लिए अच्छे विकल्प कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना सबसे सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगर ऑप्शन नंबर 2 को देखो, विभिन्न छात्रों को कितने चार्ट पेपर की आवश्यकता है, इस पर एक सर्वेक्षण आयोजित करना, उन्हें उपलब्ध चार्ट पेपर की संख्या पर तुलना करने के लिए कहना, इतना मगजमारी करने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट, हमें सिर्फ ये जानना है कि किस किस चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। राइट, कौन से टॉपिक में हमें चार्ट पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इससे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 85 वाला। एक्सपेरिमेंटेशन अलाउज अस टू प्रोवाइड कंक्लूजन दैट आर स्पेसिफिक। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न अराइविंग एट अ स्पेसिफिक कंक्लूजन यूजिंग एक्सपेरिमेंटेशन? चलो, प्रयोग से हम विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करते हैं। कोई भी प्रयोग करते हैं तो हम कहीं ना कहीं एक विशिष्ट निष्कर्ष तक तो पहुंच ही जाते हैं। राइट, तो प्रयोग के उपयोग से विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण
कौन सा है। ठीक है, यह पता लगाना कि विभिन्न आकार के कान जानवरों की सुनने की क्षमता को कैसे प्रभावित करते हैं, या फिर आसपास के तापमान और पानी की वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना, या फिर एक बीज के अंकुरित होने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या को लिखना, या फिर यह विश्लेषण करना कि विभिन्न जानवरों की त्वचा का रंग उन्हें अपने परिवेश में छलावरण करने में कैसे मदद करता है। ओके, सो 85 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड, आसपास के तापमान और पानी के वाष्पीकरण के बीच के संबंध को समझना। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। चलिए देखते हैं अब 86 वाला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलेवेंट एज ओपनिंग फॉर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक ऑफ इनहेरिटेड एंड द अक्वायर्ड ट्रेड्स। मतलब कि आनुवांशिक और अर्जित लक्षण विषय आरंभ करने के लिए शुरुआत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अधिक प्रासंगिक होगा? क्या आप अपने माता पिता के बीच कोई समानता पाते हैं? ऑफ कोर्स पाते हैं। आप किसी अन्य जीव के किस प्रकार से भिन्न हैं? जीव से तो भिन्न रहेंगे ना, क्योंकि हम लोग क्या हैं? इंसान है, राइट। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे भी आपकी पसंदीदा फिल्म पसंद है? यस। आपके परिवार का सदस्य एक दूसरे के बिल्कुल समान क्यों नहीं है? क्योंकि सबकी जो हेरिडिटी होती है वो अलग होती है। ठीक है, जो माता पिता होते हैं उनकी ही जो हेरिडिटी होती है वो सेम होती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, 86 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 87 वाला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। शैक्षिक उद्देश्य। छात्र जो है ना फसलों पर खरपतवारों के प्रभाव के बारे में बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न दिए गए शैक्षिक उद्देश्य का सबसे अच्छी तरह से परीक्षण करता है? सबसे अच्छी तरीके से परीक्षण करता है उसके बारे में आपको बताना है। ओके, सो 87 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4th वन कि उर्वरक के उपयोग के बावजूद पौधों की वृद्धि रुकने का क्या कारण हो सकता है? ये बच्चे के लिए सबसे सोचने वाला बात है। ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट क्या दिया है, क्या रणनीतियाँ अपनाई जा सकती है ताकि खेत में फसलें और खरपतवार सह अस्तित्व में रह सके। अन्य पौधों को बढ़ने नहीं देते हुए कौन से उर्वरक लक्षित फसल के लिए सबसे अधिक लाभ प्रदान कर सकते हैं, या फिर खेत से खरपतवार हटाने के लिए किस प्रकार के कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है ना वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88 वाला। अ टीचर यूजेज एन ऑनलाइन रिसोर्स दैट प्रोवाइड्स एनिमेटेड वीडियो ऑन नेचुरल डिजास्टर लाइक volcanoes and the earthquake and the landslide. So for understanding which of the below can this tool be best used compared to textbook and the other resources. ठीक है, तो एक टीचर जो है ना, एक जो शिक्षक है एक ऑनलाइन संसाधन का उपयोग करता है प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सिखाने के लिए, जैसे कि ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या समझने के लिए पाठ्य पुस्तकों और अन्य स्रोतों की तुलना में संसाधनों का उपयोग सबसे बेहतर है? ठीक है, तो इन घटनाओं का लोगों के जीवन पर प्रभाव, इसलिए ऑनलाइन क्लास ज़रूरी है, या इन घटनाओं के कारण क्या क्या हुआ इसलिए ज़रूरी है, या पूर्व में कौन कौन सी प्राकृतिक आपदाएं आई थी, या फिर प्राकृतिक आपदाओं से बचने के उपाय। ठीक है, तो इन घटनाओं के कारण इन घटनाओं के क्या क्या कारण हैं, किस वजह से ये आते हैं, ये सबसे बेहतर उपाय होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 89 वाला। द टीचर वांट्स टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। टीचर जो है क्लास में बच्चे को फूड कैसे बचाया जाए इसके बारे में मतलब पढ़ाना चाहती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज़ बेस्ट सूटेड टू टीच दिस कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा? जैम, कर्ड, घी या फिर पापड़? बताइए। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट, जैम इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, कर्ड और जो घी है सब तो खराब हो जाता है। ठीक है, और जैम क्या, फ्रूट्स के माध्यम से हम लोग जैम बनाते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 90 वाला। सुश्री देबोज्योति
देबो ज्योति समुदाय से प्राप्त उदाहरण का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीज़ों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ठीक है, मीन्स देखो, मिस्टर देबो ज्योति इज टीचिंग द आइडिया ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट यूजिंग एग्जाम्पल ऑफ द कम्युनिटी. So which is the best example for the concepts? A post office, एक परित्यक्त इमारत, एक किराने की दुकान या एक नाली. तो एक किराने की दुकान जो है सही एग्जाम्पल रहेगा बच्चे को सिखाने के लिए, एक सही उदाहरण है समुदाय के बारे में बच्चे को बताने के लिए. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट. और यहाँ पे आपके पूरे 30 क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं. तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय एवरीवन.